हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका इंग्लिश का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये था कि इंग्लिश का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, क्योंकि काफ़ी बाकी मैथ्स का, रीजनिंग का, बाकी जीएस वगैरह का काफ़ी लेक्चर चल रहा था, लेकिन हमने इंग्लिश का इतना अच्छे से नहीं कर रखा है, तो स्टूडेंट्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने सीजीएल का पेपर ले आओ अभी, एसएससी का। ये आपका 2017 का पेपर है। ये 25 क्वेश्चंस का सीरीज़ होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। इसी पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहा है जो ग्रेड 4 में। इसका लेवल थोड़ा लोअर था ग्रेड 4 के लिए, लेकिन आप इसका ये ग्रेड 3 के लिए आप ऐसा लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना हायर लेवल तो नहीं होगा, लेकिन इसके आसपास का कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग नए इस चैनल में, आई वुड वेलकम यू ऑल इन माई चैनल, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका सेट 15 कुछ सेट था और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ आपको एरर निकालने के लिए आपको बोला है, तो आपको एरर निकालना है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, थोड़ा फास्ट चलेंगे, जहाँ पे भी एक्सप्लेन करना होगा हम एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी तो ये आसान ही लग रहा है मुझे। चलिए हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, द टू मैन वेयर, दो मैन का बात हो रहा है। द टू मैन वेयर क्वारलिंग विथ वन एनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे, बोल रहे ये मेरा है वॉच है, वो बोल रहा है ये मेरा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एरर निकालने के लिए बोलेगा ना सर, जहाँ पे भी आपको एरर निकालने के लिए बोलेगा, आप हमेशा दो चीज़ में ध्यान देंगे। एक चेक करेंगे आप ग्रामर में क्या चेक करेंगे, ग्रामर में आप चेक करेंगे डिटरमाइन वगैरह सही हुआ है कि नहीं, और दूसरा आप चेक करेंगे कि प्रीपोजिशंस आपका फॉर्मेट सही है कि नहीं। वही दो चीज़ अगर आप चेक कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, द टू मैन वेयर क्वारलिंग विथ वन एनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ईच अदर। तो ईच अदर तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आगे क्या बोल रहा है, एवरीबॉडी नोज। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये ना क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि देखने में, तो मैं आपको बोलूँगा ना थोड़ा हायर रिजोल्यूशन में वीडियो देख लीजिए। मैं और क्या ही कर सकता हूँ, बोलिए। इसमें कुछ रिजोल्यूशन आपके ऊपर है, मैं तो हायर रिजोल्यूशन, हायर ब्राइटनेस के साथ बना रहा हूँ। बाकी आप अपना थोड़ा रेजोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है, वीडियो जब आप चेक करेंगे तो। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए, एवरीबॉडी नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल। यहाँ तक सही लग रहा है। एवरीबॉडी नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नो एरर। क्या हो रहा है, देखिए, एवरीबॉडी नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज। ऑफ ऑल अदर कंट्रीज कोई सेंस बना रहा है? भूटान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड होता है ना। ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, भूटान इज़ द लग गया ना, तो द का मतलब ये होता है कि बाकी सब में से ये बेस्ट है। ये खुद अंडरस्टैंड है। ही इज़ द बेस्ट बॉय। अगर मैं आपको बोलूँगा ही इज़ द बेस्ट बॉय, ही इज़ द लगा दिया, ही इज़ द बेस्ट बॉय, तो अगर मैंने बोल दिया कि वो लड़का सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब बाकी सबसे अच्छा है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये क्या सेंस बनेगा, बोलिए। ही इज़ द बेस्ट एमोंग अदर 3 बॉयज़। बाकी 3 बॉयज़ में से वो लड़का बेस्ट है। बेस्ट एमोंग एनी अदर, एमोंग अदर थ्री का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब दा आ गया तो बाकी सब में से वो बेस्ट है, ये सेंस ही नहीं बनेगा, ये कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 to 4, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद अ ब्लैंक फील्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये आपका ग्रामर है कि आपको राइट वर्ड आपको यूज़ करना है, कि यहाँ पे राइटफुल वर्ड क्या बैठेगा आपको वो चेक करना है, ठीक है। तो हायर यू क्लाइंब द मोर डिफ़िकल्ट इट डैश टू ब्रीथ। हायर यू क्लाइंब द मोर डिफ़िकल्ट इट हैज़ बिकम, तो कोई हैज़ बिकम और इज़ बिकमिंग तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। बाकी आएगा हायर यू क्लाइंब मोर डिफ़िकल्ट इट बिकेम टू ब्रीथ। नहीं, यहाँ पे द हायर यू क्लाइंब मोर डिफ़िकल्ट इट बिकम्स होगा। यहाँ पे आपका होगा बिकम्स, थर्ड फॉर्म ले जाएगा।
बिकम्स लगेगा यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद नेहा हैज़ बीन क्राइंग फ्रॉम ऑफ सिंस। हैज़ बीन तो आपको पता है कि ये तो हमारा परफेक्ट फॉर्म ले जाता है, तो ये वाला आपका हो जाएगा सिंस, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, ऐसा आपको ये एंटोनिम सिनोनिम ऐसा टाइप का दो सिनोनिम दो एंटोनिम हमारा ग्रेड 3 में आने वाला है। क्वेश्चन देखिए, ये आपका सिनोनिम है, आपको सिनोनिम निकालना है। क्वेश्चन में बोला कि ओपुलेंट का सिनोनिम क्या होगा, ये आपको बताना है। ओपुलेंट का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा। ओपुलेंट का मतलब होता है कि एबंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा, प्रचुर, मतलब जिसके पास काफ़ी सारा सामान वगैरह है उसको हम बोलेंगे ओपुलेंट। ओपुलेंट, ही इज़ सो ओपुलेंट। तो ओपुलेंट मतलब जिसके पास बहुत पैसा वगैरह है, प्रचुर पैसा, पैसा ही पैसा, जिसके पास बहुत पैसा वगैरह है उसको हम बोलेंगे ओपुलेंट। फेक तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ग्लूमी का मतलब होता है सैड। सेल्फिश तो मतलब पता है आपको। तो ओपुलेंट का मतलब हो जाएगा आपका रिच हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। मोरोस, मोरोस होता है एक्चुअली, और मोरोस का मतलब क्या होता है अब एक बार ऑप्शन देख लेंगे। मोरोस का मतलब हो जाएगा जो सैड है ना। इफ़ समवन इज़ सैड तो आप बोलेंगे मोरोस। तो आप ऐसे हम याद कर सकते हैं, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हो। कोई मर गया, MOAR, मर गया तो हम सैड हो गए, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। कोई एक शॉर्ट ट्रिक बना के, हमने SSC के टाइम पे ऐसे किया था, तो आप ऐसा भी कुछ एक फॉर्म याद कर सकते हो। तो मोरोस अगर आपका सैड बना रहा है तो यहाँ पे सैड। फ्लैटर तो आपको पता होगा, फ्लैटर ही करना। फ्रेंडली, फ्रेंडली तो नहीं होगा। सेवी मतलब काफ़ी खुला मिला हुआ सा, वो उसको सेवी बोलेंगे। तो ग्लूमी का मतलब होता है सैड, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा सैड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। फिर आपका यहाँ पे बोल रहा है ऑपोजिट, तो आपको यहाँ पे एंटोनिम बोलना है कि एंटोनिम क्या होगा। इर्क का एंटोनिम क्या होगा। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। इर्क का मतलब होता है कि किसी को आप परेशान करना, किसी को आप परेशान कर रहे हो, है ना, इरिटेट कर रहे हो। हाँ जी, मतलब आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, तो इरिटेट को करना को बोलते हैं इर्क। इर्क, तो इर्क का ऑपोजिट बोलना है, तो एट्रैक्ट नहीं सेंस बना रहा है। तो अगर किसी से को इरिटेट कर रहे हो तो इसका प्रीपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, आप किसी को प्लीज़ कर रहे हो, है ना, उल्टा। वो इसका उल्टा निकालने के लिए बोला। डिस्करेज तो नहीं होगा। इर्क एक निगेटिव वर्ड है, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा प्लीज़। अब इस ऐसे भी आप याद कर सकते हो, इर्क एक निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड मतलब जो मीनिंग निगेटिव बता रहा है, जैसे किसी को परेशान करना गलत बात है ना। तो अगर कोई एक्शन, अगर आपका कोई एक्शन अगर गलत एक्शन है तो उसको हम निगेटिव वर्ड बोलेंगे। तो अट्रैक्ट हो गया हमारा पॉजिटिव, डिस्करेज हो गया निगेटिव वर्ड, इरिटेट हो गया निगेटिव वर्ड। तो आपका ऑप्शन ए और डी में से कोई होगा, ए और डी में से तो डी। ऐसे आप ऑप्शन रिजेक्ट भी कर सकते हैं आप पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड देख के। आगे बढ़िए, फिर आप आ जाइए आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये हमने आपका मैराथन क्लासेस में काफ़ी करा रखा है। आप ऑनेस्टली बोलिए हमने कराया कि नहीं है, एक बार देख लीजिए आप, आपका कॉमन आ रहा है कि नहीं इससे। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, ये हमने आपको बताया था। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर मतलब वॉल्फ तो आप जानते होंगे, जानवर, उसको आप अपने डोर से दूर रखते हो। आपका घर के डोर से, घर का दरवाज़ा से उसको दूर रखते हो, तो उसका मतलब होता है आप स्टारवेशन, आप भूखा पेट वगैरह उसको अलग रखते हो। आप मतलब एवॉइड स्टारवेशन, मतलब पेट का भूख को आप एवॉइड करते हो। टीथिंग प्रॉब्लम, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 का आंसर क्या हो रहा है देखिए। टीथिंग प्रॉब्लम, ये आपका समझ में ही आ रहा है। टीथिंग प्रॉब्लम मतलब हमारा दांत, टीथ का मतलब होता है हमारा दांत, और हमारा बात करना मतलब हमारा शुरुआत हमारा दांत से होता है। मुँह का मतलब हम जब बात करते हैं ना, तो मान लीजिए कहीं अगर कुछ ज़्यादा अगर गुस्से से हो जाएगा तो अपना वो दांत चिबाता है ना, उसको हम टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो टीथिंग का प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम मतलब स्टार्ट से ही अगर शुरू हो गया, दैट इज़ स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, ये वाला आपका हो जाएगा टीथिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12,
इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट, आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। दैट क्वेश्चन इज़ नथिंग बट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है आपको। तो आ जाइए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी नॉर आई डिड। इसको आप, अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इम्प्रूवमेंट कीजिए, और अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए तो आप नो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सर आप आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर वीडियो देखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो का आप रिजोल्यूशन इंप्रूव करके देख लेना। इसका जो पीडीएफ होगा वो हम आपको ग्रुप में, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, तो आपको वहाँ पे टीम पिनाकल अगर आप सर्च करेंगे ना, टीम पिनाकल अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वहाँ पे जाके नोट्स नहीं मिलता है। आप टीम पिनाकल का ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप का प्रोफाइल में जाइए, ऊपर में यहाँ पे कॉर्नर पे लोगो रहेगा, लोगो को आप टच कीजिए। लोगो को टच करने के बाद आपको उसका प्रोफाइल निकलेगा, ये इसका ग्रुप का प्रोफाइल आएगा। ग्रुप का प्रोफाइल के बाद यहाँ पे आपका मीडिया आएगा, फिर इसके बाद आपका फाइल आएगा। यहाँ पे मीडिया फाइल, जो भी फ़ोटो हमने सेंड किया वहाँ पे फ़ोटो मिल जाएगा। जितना भी आज तक हमने फाइल सेंड किया वो सारा फाइल आपको मिल जाएगा। आप किसी टाइम पे आप ज्वाइन करें, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे टीम पिनाकल ज्वाइन करके फिर उनको नोट्स नहीं बोलता है, कमेंट में आके बोलते हैं सर नोट्स नहीं मिल रहा है। सर आप वो थोड़ा प्रोफाइल विजिट कर लीजिए। प्रोफाइल मतलब वो ग्रुप का प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे फाइल सेक्शन में आपको वो मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। हम इसका रिप्लाई करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन आप समझते नहीं है। चलिए आई होप इसके बाद अभी आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत अच्छा। तो चलिए सर आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ रहा है? शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी नॉर डिड आई। मुझे भी नहीं चाहिए, उसको भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है ताजमहल इज़ ए वर्थ सीइंग मोनूमेंट इन आगरा। ऑप्शन उस साइड जाना पड़ेगा आपको ऑप्शन के लिए। ये थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन यहीं पे बता देता हूँ, नहीं तो फिर आपको वो वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। बाकी सी ऑप्शन है आपका, वन ऑफ वर्थ सीइंग मोनूमेंट्स। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है आपका, नो इम्प्रूवमेंट। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। अब बोलिए आंसर क्या आ रहा है आपका? नो इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, अभी आप अब आंसर बताइए। ताजमहल इज़ ए वर्थ सीइंग मोनूमेंट इन आगरा। ताजमहल इज़ ए, राइट आंसर होगा बी। ताजमहल इज़ ए मोनूमेंट। मोनूमेंट आएगा पहले, वर्थ बाद, वर्थ सीइंग होता है। वर्थ के बाद हमेशा, वर्थ के साथ हमेशा आपका आईएनजी फॉर्म आएगा। ये सही है, वर्थ सीइंग सही है, लेकिन आपका मोनूमेंट आपका सामने आ जाएगा। मोनूमेंट वर्ड आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। हम थोड़ा फास्ट चल रहे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं देखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका। यहाँ पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो आंसर बोलिए दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान दीजिए। इन का मतलब होता है इन, आई, इम, ये सब का मतलब होता है नॉट। नॉट में मतलब होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इनकरेजिबल। जो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसको हम इनकरेजिबल बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं? ए पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। ए पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। कोई दूसरा गलती किया लेकिन आपको डांट रहे हैं, तो आपको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्केप गोट बोलते हैं। ठीक है। वो जो बलि का उसको
बलि का जो बकरा बोलते हैं ना, अब मैं तो बलि का बकरा बन गया बीच में, वो बलि का बकरा को इंग्लिश में बोलते हैं स्केप गोट। ठीक है, किसी और ने गलती किया लेकिन आपको फंसा दिया गया तो आप बलि का बकरा बन गए, तो उसको बोलेंगे आप स्केप गोट। या बकरा से गोट से रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। 15 और 16 में क्या बोल रहे हैं देखिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज़ करेक्ट। वो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब का 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज़ इनकरेक्टली स्पेल्ड। आपको इनकरेक्ट निकालना है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट वाला निकालना है। देखते ही तो मुझे समझ में आ गया, ये नीज NIECE नीस होता है, तो राइट आंसर ये NIEC नीस नहीं होता है। ये देखते ही मुझे समझ में आ गया। फिर अगला वाला भी आसान है, देखते ही क्लियर हो गया। डिक्शनरी नहीं होता है सर, DICTIONA होता है, O नहीं होता है। ये एक वर्ड देखते ही हम समझ में आ गया, बाकी आपको देखना भी नहीं है, आपको एक मिल गया बस हो गया। ये हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, ये PQRS है हमारा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से पढ़िए और फिर उसके बाद फिर आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए। हम डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहे। इट हैड बीन 10 years since we had seen each other। 10 years होता है मतलब बहुत दिन हो गया। One dull dark day in autumn, I was traveling on horseback through a dreary stretch of countryside। countryside का मतलब होता है विलेज वगैरह साइड। This was the house of Roderick Usha, who had been my childhood pal। पाल का मतलब होता है कि जो फ्रेंड वगैरह। At nightfall, I came in sight of the house of Usha। हम उस टाइम पे उषा का घर गए हुए थे, तो राइट का आंसर हो जाएगा आपका QSRP। One dull dark day in autumn, I was traveling on horseback through a dreary stretch of countryside। QS। At nightfall, I came in sight of the house of Usha। फिर ये S आएगा, फिर आपका R आएगा। This was the house of Roderick Usha, who had been my childhood pal। फिर आएगा आपका P। It had been 10 years since we have seen each other। उसने देखने के बाद तो उसको पता चला ना, तो ये आप थोड़ा फॉर्म वगैरह आप देख लेंगे। ये कोई टीचर आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता है। ये आपका इतना बड़ा क्वेश्चंस PQRS का नहीं आने वाला है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम आपको आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। तो SSC में जो आंसर किया आया था वो CA और D दोनों आया था। आप एक बार देख लीजिए, इसको इतना मतलब इतना स्ट्रेसफुली फिर करने का फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोलेगा। एन एलिफेंट में बी हेल्प्ड इवन बाई एन एंट। आपको ये एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, इवन बाई एन एंट में हेल्प है इवेंट एलिफेंट। राइट आंसर हो जाएगा आपका C। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर फिर आपका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। एक्टिव पैसिव हो गया, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। आ जाइए, प्लीज़ डोंट क्राई ही सेड। इसका जो D ऑप्शन है वो हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का देख लेंगे, नहीं तो फिर नया पेज में हो आपको ले जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। D का हो जाएगा, ही टोल्ड मी टू नॉट टू क्राई। दैट इज़ माई D ऑप्शन। बोलिए क्या आंसर आ रहा है आपका। प्लीज़ डोंट क्राई ही सेड। यस यू आर राइट, आंसर हो जाएगा B। ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे आ जाइए क्लोज टेस्ट, और ये क्लोज टेस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्लोज टेस्ट ये वाला काफ़ी हमें आप ये वाला ना आप एक बार क्या हम काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से ट्राई कीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर हम आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है,
इसका थोड़ा हायर रिजोल्यूशन करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी एनहांस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विथ ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर एक लेक्चर होगा तो वो लेक्चर का हम इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं हम इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं। वी कैन द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर्स कुड बी एनहांस्ड by introducing the lecture with a brief review of the work। रिव्यू ऑफ द वर्क के बाद क्या आएगा, मतलब कोई भी चीज़ का इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाया जा सकता है। एक लेक्चर का इफ़ेक्टिवनेस कब बढ़ाया जा सकता है, जब वो टॉपिक जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसके बारे में पहले से ही आपने कुछ इंट्रोडक्शन में बताया होंगे, है ना। तो असेंडिंग का मतलब ऊपर होता है, प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले वाला। तो पहला वाला जब आप कोई चीज़ अगर हम हमारे साथ में अगर आप शेयर करेंगे तो हमें उस टॉपिक को आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। विथ ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क प्रीसीडिंग इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर के बाद ये वाला देखिए एड्स, ये एड्स तो नहीं होगा लेकिन फीड्स होगा। ये ऑल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर्स फीड्स इनटू, फीड्स के बाद हमेशा इनटू फॉर्म आता है, ये आपको पता होगा। फीट इनटू होता है ना, ये तो आप जानते होंगे प्रीपोजिशन में फीट के साथ इनटू आता है। तो इनटू देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे इनटू फीट्स लगने वाला है। जब इनटू है तो फीट्स लगने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये वाला हमारा 3 हो गया, फीड्स इनटू द कोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। ए लेक्चर शुड डैश बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स। तो ये वाला आपका हो जाएगा ए लेक्चर शुड सेल्डम के साथ बी लगता है। जैसे ही आपको वर्ड बी दिख गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेल्डम के साथ बी फॉर्म आता है। तो यहाँ पे आपका राइटफुल वर्ड हो जाएगा आपका सेल्डम, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, अनलेस एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग ए लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स द क्या चीज़ का स्ट्रेन कर रहा है, देखिए, अनलेस एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग ए लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स का मतलब होता है बाधा। स्ट्रेन्स का मतलब होता है किसी को आप मतलब वो परेशान करना, दिक्कत देना, मतलब बाधा देना। स्ट्रेन्स द डैश ऑफ अगर बोल रहा है कि किसी चीज़ का अगर वो दिक्कत दे रहा है, किसी उसका कैपेसिटी का, मतलब कहने का मतलब है कि आप उसका कैपेसिटी को आप स्ट्रेन कर रहे हो, आप उसको कैपेसिटी को आप दिक्कत दे रहे हो, उसको वहाँ तक अपना पहुँचने नहीं दे रहे हो, ठीक है। कॉन्स्टेंट लिसनिंग कॉजिंग इंटरमिटेंट वंडरिंग ऑफ अटेंशन एंड लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन थॉट, ठीक है। तो आई होप ये वाला पूरा आपको पेपर आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बीच बीच में ऐसे पेपर लेके आपके सामने आएंगे ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से रहे, आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप इंग्लिश अगर ये वाला करके आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। आपको क्वेश्चन नंबर आपको ये आउट ऑफ 25 आपको कितना आपका मार्क्स आ रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। ये वाला पेपर सॉल्व करके आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे। तो चलिए सर, जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो उसी उम्मीद में हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी और एक वीडियो के साथ। तब तक प्रिपरेशन करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।